एक लंबे समय से देश में इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीएपीएफ के कंधों पर है। फोर्स के जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी डिमांड रही है कि जिस सर्विस को सर्व करने में उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है उसकी टॉप लीडरशिप उन्हीं के कैडर से होनी चाहिए, ना कि डेपुटेशन पर आए हुए आईपीएस ऑफिसर की। शिकायत ये रही है इन फोर्सेस के लोगों की, इन फोर्सेस के सीएपीएफ के अधिकारियों की, कि हमने क्या नहीं किया। एक कन्वेंशनल वहाँ पे एडवर्सरी है पाकिस्तान, वहाँ पानी नहीं है उतना तो नेवी नहीं है वहाँ पे, और वहाँ उतनी लैंड नहीं है तो आर्मी नहीं है, तो उस कीचड़ में बीएसएफ उतर रही है कच्छ के। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी हो गई, पंजाब में मिलिटेंसी हो गई, अभी हमारे एलडब्ल्यूई जो छत्तीसगढ़ ओडिशा है ना, जो एक रेड कॉरिडोर हिंदुस्तान के दो टुकड़े करने के जो लोग सोच रहे थे, इनके मंसूबों को हमने क्वेल किया है। सरकार का कहना है कि टॉप लीडरशिप में आईपीएस के होने से एडमिनिस्ट्रेटिव जो एफिशिएंसी है वो बरकरार रहती है। तो इनका कहना है कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो असिस्टेंट कमांडेंट लगा आज, हम मार्च के लास्ट वीक में 2026 में रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, वो 15 साल बाद भी हो सकता है कि वो आदमी आपको असिस्टेंट कमांडेंट मिले, सेम पोस्ट पर है, एग्जैक्टली सेम पोस्ट पे मिलेगा। ये हो रहा है कि असिस्टेंट कमांडेंट से कमांडेंट ही बन पा रहे हैं कुछ लोग 13 साल में, कि जल रहे हैं सीएपीएफ के अधिकारी, आईपीएस क्यों इतना तेज जा रहे हैं और हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। बात नहीं है, आपने यूपीएससी का एग्जाम निकाला है, सीएससी निकाला है, और आप क्रैक करके एग्जाम आए हो और आप एक बड़े पद पे आए हो, आपका एक करियर प्रोग्रेशन है, आपका ट्रैक है, उसमें हमको दिक्कत नहीं। हमारा जीरो क्यों है या हमारा इतना डिफिकल्ट क्यों है? ये जो जजमेंट है, क्या हम इसको ऐसा समझे कि ये सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाकर बनाया जा रहा है? आपने कोर्ट की बात तो मानी, आप इसको अपार्थीड की तरह मत देखो। आईपीएस अधिकारी जो हैं, जो हमसे बात कर रहे हैं, उनका सबसे पहला कहना है कि हम सीएपीएफ की जो डिमांड्स हैं उनको गलत नहीं बोलते। जब नक्सली गोली चला रहा है तो कोबरा बटालियन का असिस्टेंट कमांडेंट गोली खा रहा है ना, गोली खा रहा हूँ मैं, उनका कहना है, पर आदेश किसी आईपीएस का आ रहा है। सेम वो आईटीबीपी में कहते हैं कि हो सकता है हम हाई ऑल्टीट्यूड वहाँ माउंटेन वॉरफेयर कर रहे हैं, है ना, तो रस्सी चढ़ रहा हूँ मैं, पर आदेश कहीं से आ रहा है। से आर्टिलरी को हैंडल करना, माउंटेन वारफेयर करना, जंगल वारफेयर करना, आईपीएस को एक जनरल ट्रेनिंग दी गई है सरदार पटेल एकेडमी में, और थोड़ा उनको पढ़ाया गया है, और वो कानून के विशेषज्ञ हैं, लेकिन ये स्पेशलाइजेशन उनके पास नहीं है। साहब आ गए, साहब ने आदेश भी दे दिया, पर साहब को एम्बुश लगाना नहीं आता। ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस की हेल्प इस चीज में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आईपीएस सीएपीएफ में नहीं जा पाएंगे तो जो 100-150 अधिकारी जो फ्री होंगे सीएपीएफ से, ये फिर मिनिस्ट्री में नौकरी ढूंढेंगे, और मिनिस्ट्री में एक बार ये घुस जाएंगे तो फिर ये आईएएस को अपनी पोस्टिंग में दिक्कत आएगी। एक लंबे समय से देश में इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीएपीएफ के कंधों पर है। आप देखेंगे कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, नक्सल एरियाज हो, या फिर चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसमें आप देखेंगे बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। एक लंबे समय से इस फोर्स के जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी डिमांड रही है कि जिस सर्विस को सर्व करने में उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है उसकी टॉप लीडरशिप उन्हीं के कैडर से होनी चाहिए, ना कि डेपुटेशन पर आए हुए आईपीएस ऑफिसर की। इसके लिए कोर्ट में केसेस भी हुए हैं और एक लंबे समय से डिबेट चलती आ रही है। उम्मीद थी कि सिस्टम में कोई बदलाव होगा, लेकिन इसी बीच सरकार एक नया बिल लेकर आती है। सरकार का कहना है कि टॉप लीडरशिप में आईपीएस के होने से एडमिनिस्ट्रेटिव जो एफिशिएंसी है वो बरकरार रहती है और बेहतर होती है, और इस बिल ने एक नई डिबेट को जन्म दे दिया है। तो क्या है ये बिल, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और क्या क्या डिमांड्स है सीएपीएफ की, इन सभी बातों को समझेंगे फौजी के आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और मेरे साथ है निखिल। निखिल, पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए भी ये जानना चाहती हूँ कि सीएपीएफ आखिर है क्या, इनके क्या काम रहते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा दीजिए। मैं आऊँगा, उससे पहले डिम्पिका, मैं अपने व्यूअर्स को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो फौजी का जो जनरल डोमेन है, हम लोग सर्विसेज पर ज़्यादा काम करते हैं तो उनकी जानकारी ज़्यादा रहती है। बिल्कुल मैं ये बात मानता हूँ कि जो हमारे सीएपीएफ के जवान हैं, अधिकारी हैं, वो भी फौजी हैं, वो भी हमारे मुल्क के लिए सीने पर ही गोली खा रहे हैं, बहुत उनका योगदान है। लेकिन उनके बारे में जानकारी, मेरी पर्सनल जानकारी उतनी नहीं है जितनी शायद सर्विसेज के बारे में है। ये इशू है सीएपीएफ के अंदर डेपुटेशन का, आईपीएस का, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। लेकिन अगर कोई भूल चूक होती है तो हमारे दर्शक हम उसको बिल्कुल उस चूक को स्पॉट करें, हमको करेक्ट करें। मैं उस अग्रिम माफ़ी के साथ में ही कोई विज़डम यहाँ दूँगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को। 1 हफ़्ता से ज़्यादा ये डिस्कशन में है, 2 हफ़्ते हो गए,
और इस पूरे एक हफ्ते में सोमवार से लेकर के आज तक के रोज हमने प्रयास किया कि स्टेक होल्डर्स को हम बुला लें और दोनों पार्टीज में हो जाएं, उसमें आईपीएस भी हो जाएं, उसमें सर्विंग तो आ नहीं सकते, तो मैं फॉर्मर ऑफिसर से ही संपर्क कर रहा था, लेकिन अब वो कुछ इसी तरह का संयोग बना कि क्योंकि कुछ लोग इसलिए नहीं आ पाए बिकॉज जो सीएपीएफ के ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड, वो लोग प्रोटेस्ट में थे या वो पार्लियामेंट के बाहर जा रहे थे या वो नेताओं से मिल रहे थे, तो उस वजह से कुछ वो वक्त नहीं निकाल पाए। और फिर मैंने मायूसी भी देखी कि जब सरकार ने मन बना लिया है तो भाई हम्म। निखिल मैं आके भी करूं क्या तुम्हारे इसमें। तो ये एक प्रॉब्लम रही, वरना सबसे बेहतर तरीका ये होता कि हम किसी रिटायर्ड सीपीएफ अधिकारी को यहाँ बिठाते या किसी रिटायर्ड आईपीएस को लेके आ पाते। वो नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अध्ययन के आधार पे मैं बताने की कोशिश करूँगा और हम न्यूट्रल पार्टी हैं इसमें। हम सर्विसेज़ को फ़ॉलो करते हैं ज़्यादा, तो दिस इज़ सीएपीएफ एंड आईपीएस, तो इसमें फौजी के स्टेक्स मतलब दोनों साइड से ज़ीरो ही हैं। अध्ययन के आधार पे हम बताने की कोशिश करेंगे कि मुद्दा क्या है और किस दिशा में बात जाती हुई दिख रही है। अब आपका पहला सवाल था कि सीएपीएफ क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है डिम्पिका, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं हमारे यहाँ पे, आप अगर एमएचए की वेबसाइट पर जाकर देखेंगी तो एमएचए की वेबसाइट पर आपको 7 मिलेंगी, है ना? और आप ऐसे गिनेंगी तो 5। तो ये 7 और 5 का अंतर कहाँ से आया, मैं सारे सीएपीएफ्स की आपको कहानी सुनाता हूँ। जी। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। पहले हिंदुस्तान में टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीपीएमएफ हम बोलते थे। 2011 से हमने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस उनको किया। तो ये एक तरह से मतलब पैरामिलिट्री टू पुलिसिंग जो एक ट्रांज़िशन लगातार चल ही रहा है ना? उसी वेन में अभी सरकार ने और एक दिशा में कदम बढ़ा दिया है। तो ये इससे पहले की सरकारों ने भी किया। उसके 5 कौन से हैं? मैं एमएचए के उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ और फिर 7 के 5 कैसे हैं वो भी बताता हूँ। पहली है असम राइफ़ल्स, 1835 में बनी। असम राइफ़ल्स का काम है नॉर्थ ईस्ट में इंटरनल सिक्योरिटी को देखना, और 1835 में जब टी गार्डन्स आए असम में, तो उनकी रक्षा के लिए तब जो आदिवासी समाज थे उन्होंने समय लिया अंग्रेज़ जो घुस रहे थे वहाँ पे, उनका जो एन्क्रोचमेंट था उसको प्रोसेस करने में। तो वो रिएक्ट करते थे, लड़ाई होती रहती थी। तो उस रेबेलियन को क्वेल करने के लिए, टी गार्डन्स को सिक्योर करने के लिए कचार लेवी आई थी और बाद में फिर वो असम राइफ़ल्स हो गई। असम राइफ़ल्स ने हिंदुस्तान की सारी लड़ाइयों में हिस्सा लिया है, वर्ल्ड वॉर्स में हिस्सा लिया है और असम राइफ़ल्स सबसे यूनिक पैरामिलिट्री फ़ोर्स है हिंदुस्तान में। उसमें असम राइफ़ल्स का अपना एक काडर है और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके आते हैं एमएचए, उसका कंट्रोल भी एमएचए के पास में रहता है। लेकिन जो उसका ऑपरेशनल कंट्रोल है और उसकी लीडरशिप है, वो 80% आर्मी से आती है, काडर ऑफिसर्स उसके सारे, 20% उनके अपने काडर के लोग होते हैं और सीनियर लीडरशिप उसकी पूरी तरह से आर्मी होती है। मतलब जो अब आईजी और डीजी एआर होते हैं असम राइफल के, जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं, जो सेना से आते हैं और वो उतने समय के लिए, लेकिन फिर वो जब वो आते हैं तो वो वर्दी फिर एआर की पहनते हैं, अच्छा। है ना? उस मतलब जैसे एआर के जो डीजी होंगे, है ना? वो डीजी कहलाते हैं, जबकि वो सेना में तो वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, है ना? तो वो डीजी एआर होंगे और असम राइफल्स के वो पैचेस वगैरह पहनते हैं, है ना? वो एआर की वर्दी डालते हैं। लीडरशिप बस उनकी है और एआर का जो गठन है, वो भी सेना की ही एक इन्फेंट्री बटालियन की तरह होता है और जिस तरह से सेना सीआईसीटी का काम करती है, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, उसी तरह से एआर भी बिहेव करती है। तो हम जो ये 5 सीएपीएफ को हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें असम राइफल्स नहीं आती है क्योंकि इट्स अ वेरी यूनिक फोर्स विद अ वेरी डिफरेंट हिस्ट्री एंड अ वेरी डिफरेंट एटीट्यूड विज़-अ-वी आईटीबीपी और सीआरपीएफ और बीएसएफ। तो वो बहुत ही मिलिट्री लाइक चीज़ है, तो उसको हम छोड़ते हैं आर्मी के उसमें। तो ये सबसे पहले यही आई 1835 में। उसके बाद नंबर आता है जो आज के कैटेगरी के हिसाब से पहली सीएपीएफ हमारी बनेगी, वो है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ भी एक बहुत पुरानी फ़ोर्स है और उसकी बड़ी लंबी, एक बड़ी रिच हिस्ट्री है, बहुत बहादुरी सीआरपी ने भी, अगर हमारी सेना ने हमारी जंगें लड़ी हैं, तो हमारे सीआरपी के जवानों ने भी जितनी वॉर्स हुई हैं हिंदुस्तान में, उसमें उनका योगदान रहा है। 65 वार में रहा है, उसके पहले की जो कश्मीर वॉर हुआ उसमें रहा है और बाद के इसमें भी उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी में जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी हो, पंजाब की मिलिटेंसी हो, नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी हो,
इन LWE तो पूरा CRP ने लड़ा है ऑलमोस्ट, बड़ा उनका योगदान है। 1939 में इसको कब बनाया गया? 1936 में आज़ादी के पहले जो ऑल इंडिया कांग्रेस थी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, मद्रास रेजोल्यूशन। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश एरियाज थे हिंदुस्तान के अंदर, प्रिंसली स्टेट्स भी होते थे और ऐसे एरियाज भी होते थे जहां ब्रिटिश क्राउन का रूल होता था। तो ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ तो चल ही रहा था रेजिस्टेंस कांग्रेस का, और जितने भी हमारे राष्ट्रवादी दल उस समय थे, क्रांतिकारी थे। जब मद्रास रेजोल्यूशन आ गया, उसके बाद में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो आप राजस्थान में बहुत सारे थे, मध्य प्रदेश में थे, और डाउन साउथ उधर थे, गुजरात में प्रिंसली स्टेट्स थे, बहुत सारे स्टेट्स थे हमारे यहाँ, बिहार में थे। तो प्रिंसली स्टेट्स में क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स में रेबेलियन चालू हुई। और प्रिंसली स्टेट्स की दिक्कत ये थी कि जो राजे रजवाड़े थे, जो लड़े वो तो 1857 में उनको अंग्रेजों ने बड़ी उनकी, आप ये कह लीजिए, बड़ा मानमर्दन किया, खत्म हो गए। कई लोगों ने फिर संधि की कि भाई हाथ मिलाते हैं। तो अब ये लोग ब्रिटिश क्राउन के साथ अपना गेम चलाते हुए लेके आ रहे हैं। तो मद्रास रेजोल्यूशन के बाद इधर भी प्रोटेस्ट हुए, और इतने प्रोटेस्ट हुए प्रिंसली स्टेट्स में कि उन लोगों ने फिर कांटेक्ट किया ब्रिटिश क्राउन को कि भाई इस तरह से हम कर नहीं पाएंगे। और ब्रिटिश क्राउन ने भी देखा कि अगर ऐसी बगावत प्रिंसली स्टेट्स में होगी तो फिर ये बाद में हमको ही महंगा पड़ जाएगा। तो उस हमारे फ्रीडम मूवमेंट को कुचलने के लिए एक फोर्स बनाई गई, जिसको नाम दिया गया क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, CRP। और इसका काम ये एक हमेशा से, मतलब जैसे AR मैंने कहा हमेशा से एक मिलिट्री आउटलुक की फोर्स थी, वैसे CRP हमेशा एक राइट कंट्रोल आउटलुक की फोर्स थी। तो इनको राइट्स क्वेल करने के लिए और फ्रीडम मूवमेंट को क्वेल करने के लिए बनाया गया। फिर जब आज़ादी आ गई तो फिर हमने कहा कि अब क्राउन तो है नहीं, आज़ाद हिंदुस्तान है, तो फिर वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बनी। तो उनको इंटरनल सिक्योरिटी का काम दिया गया। बड़ा रिच हिस्ट्री है। जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न बॉर्डर जब BSF वगैरह नहीं आए थे, तब CRP के लोग और बॉर्डर पुलिस के और आर्म पुलिस के स्टेट्स के ये लोग तैनात रहते थे बॉर्डर पे, और बड़ी शहादत इन्होंने दी है जंग में, CRP ने। फिर अगली जो CAPF है, जो दूसरी CAPF में जिसे कहूँगा फॉर दिस डिस्कशन, वो है आपकी ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो हुआ है कि 1962 में जब जंग हुई, तो 1962 की जंग हम जीत नहीं पाए, उतनी तैयारी हिंदुस्तान की नहीं थी। और जब आदमी हारता है तो फिर वो बहुत सारे लेसन्स लेता है। तो 1962 के बाद अब सब कुछ ही चेंज हुआ। फिर मतलब आर्मी के अंदर चेंजेस हुए, गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट जिस तरह देखती है उसमें चेंजेस हुए, और फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हमको चाहिए। तो उससे 3 फोर्सेस बनी। तो एक ITBP बनाई गई, क्योंकि हिंदुस्तान का हमेशा से कहना था कि तिब्बत तो आपने बाद में ले लिया चीन ने, हमारी सीमा हमेशा से तिब्बत से मिलती थी। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आई, जो बॉर्डर की हमारी पोस्ट्स को होल्ड करने के लिए बनी। फिर एक बना स्पेशल सर्विस ब्यूरो। स्पेशल सर्विस ब्यूरो का और इसका जिक्र बाद में आ जाएगा। तो ITBP इज अ CAPF, और आज भी वो अपना काम करते हैं। और फिर स्पेशल सर्विस ब्यूरो बना SSB। तो स्पेशल सर्विस ब्यूरो का क्या काम था? स्पेशल सर्विस ब्यूरो के लोग सादी वर्दी में रहते थे, और स्पेशल सर्विस ब्यूरो का काम था सबवर्शन, दुश्मन बिहाइंड एनिमी लाइंस काम करना। और ये उस टाइम पे, तब RNAW नहीं बनी थी, तो उस टाइम पे IB का एक फॉरेन इंटेलिजेंस विंग होता था। पहले सिर्फ IB ही थी हिंदुस्तान में, रॉ नहीं थी। तो IB इंटरनल सिक्योरिटी भी देखती थी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी देखती थी। तो उसका IB का जो फॉरेन सिक्योरिटी विंग था, उसके साथ इनको लगाया गया, स्पेशल सर्विस ब्यूरो के लोगों को। और स्पेशल सर्विस ब्यूरो सादी वर्दी में रहते थे, बॉर्डर एरियाज में रहते थे, और इनका काम था कि अगर दोबारा चाइना से कुछ एडवेंचर होता है तो स्काउट करना, पता करना उधर दुश्मन की एक्टिविटी क्या है, और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को अंजाम देना। तो SSB हमारी बन गई, स्पेशल सर्विस ब्यूरो। तो स्पेशल सर्विस ब्यूरो ने बड़ा काम किया, और स्पेशल सर्विस ब्यूरो, आप देखिए कि जैसे जैसे ITBP को बॉर्डर पुलिसिंग का हमने काम दिया, और स्पेशल सर्विस ब्यूरो को हमने इंटेलिजेंस का काम दिया है। तो इंटेलिजेंस के जो लोग हैं और बाद में जब रॉ बना तो वो रॉ के साथ अटैच हो गया, वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के साथ चली गई वो फोर्स। तो उसमें फिर ये किया हुआ कि वो उनको आर्म सपोर्ट देते थे, लेकिन फिर एक कुछ ओवरलैप उनको नज़र आने लगा कि हमारे पास रॉ भी है, और हमारे पास में स्पेशल सर्विस ब्यूरो भी है, और हमारे पास में ITBP भी है। फिर एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक हमने अलग बनाई थी,
जो कि पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है, सीएपीएफ नहीं है, वो भी हाँ। 62 वॉर के बाद बनी थी। तो धीरे-धीरे एक ये रिकॉग्निशन आया कि अब इसका रोल चेंज भी कर सकते हैं। तो 2001 में जो हमारा स्पेशल सर्विस ब्यूरो था, वो सादी वर्दी से उसने फिर वर्दी पहना, कैमोफ्लेज पहनना चालू किया, बेल्ट लगाना चालू किया और फिर वो सशस्त्र सीमा बल बन गए और उनको दिया गया नेपाल और भूटान की जो बॉर्डर है, आप उसको होल्ड करो। तो ये 2 हमारी ये फ्रेंडली बॉर्डर है हिंदुस्तान की। और मतलब इसमें हम हमारा आउटलुक थोड़ा-सा अलग हो जैसे जो बीएसएफ है वो पाकिस्तान को फेस करती है, उनका एटीट्यूड कुछ और है। आईटीबीपी चाइना को फेस करती है, उनका एटीट्यूड फिर उस हिसाब से रहता है। नेपाल और भूटान फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं हमारी, तो उसमें एक अलग सेंसिबिलिटी की ज़रूरत है, तो एसएसबी उस चार्टर को फ़ॉलो करती है। आज आप एसएसबी को देखेंगे तो वो चितकबरी वर्दी में आपको नेपाल और उसमें देखेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि एसएफएफ बनी थी, लेकिन उसको सीएपीएफ में और एसएफएफ आज भी एक फ़ोर्स है जो कि आरएनएडब्ल्यू के साथ ही काम करती है। आखिरी बार आपने गलवान के बाद उसका नाम सुना होगा। आर्मी और रॉ के बीच का कुछ मामला है वो। जी। तो अब तक के हमने कितनी फोर्सेस गिन ली? हमने सीआरपी को बताया, पहली सीएपीएफ, दूसरी सीएपीएफ बनी आपकी आईटीबीपी। आईटीबीपी सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी, आईटीबीपी सिर्फ बॉर्डर पुलिस नहीं करती है। हमारे ऐसे जो मिशंस हैं, मिशंस मतलब हमारी जो ऐसी एम्बेसीज है जिनमें हार्ड सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। अब जैसे वॉशिंगटन में जो हमारी एम्बेसी है या लंदन में जो हमारा हाई कमीशन है, वहाँ भी सिक्योरिटी होती है, लेकिन इन शहरों में वो दिक्कत नहीं है कि कल को कोई मिलिशिया वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन जो हमारे मिशंस अफ़गानिस्तान में हैं, हमारे कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ पे, फिर कुछ ऐसे पाकिस्तान जैसे कुछ देश हैं, तो वहाँ हमको थोड़ी हार्ड सिक्योरिटी भी हम रखते हैं। वो काम भी हमारे आईटीबीपी के जवान और अफ़सर करते हैं। आईटीबीपी के जब हमारे कॉन्सुलेट्स पर तालिबान के हमले हुए, यूएस की रवानगी से पहले, तो वो पूरा अटैक मिलिशिया का 100-100 आतंकवादी आते थे हमला करने के लिए, तो वो आईटीबीपी ने झेला है। और उसका उनका रिकॉर्ड इतना बढ़िया है, हमारे किसी काउंसिल स्टाफ को आईटीबीपी की सुरक्षा में कभी उनकी हानि नहीं हुई। ये आईटीबीपी ने करके दिखाया है, अपार्ट फ्रॉम बॉर्डर पुलिसिंग। फिर इसके तो पहला सीआरपी हो गया, फिर आईटीबीपी हो गया, फिर एसएसबी हो गया, सशस्त्र सीमा बल 3। फिर आप आ जाइए अगली लड़ाई पे। 1965 में हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई। इसी में मैं बता रहा था कि सीआरपी की बड़ी शहादत हुई गुजरात में, राजस्थान में। तो और फिर सरकार को भी ऐसा लगा कि हमको ये करना चाहिए कि सीआरपी है और जो हमारी आर्म्ड पुलिस हैं अलग-अलग स्टेट्स की, हमारे गुजरात में है, राजस्थान में आर्म्ड पुलिस भी होती है। तो उन लोगों के लिए बॉर्डर से अगर मतलब पाकिस्तान एक कन्वेंशनल अटैक ही कर देगा अगर, तो वो फिर उनको उन बेचारों उनके पास इक्विपमेंट नहीं है वो, या उनकी उनकी ट्रेनिंग, उनका चार्टर भी नहीं है वो। वो तो अब ये है कि बहादुर वो इतने थे कि वो चार्टर नहीं था, हथियार नहीं था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसको वो पाकिस्तानी अटैक को फेस किया। तो कोई नहीं हटा वहाँ से। तो लेकिन फिर सरकार ने रिकॉग्नाइज़ किया कि अब हमको पाकिस्तान बॉर्डर के लिए अब एक हम सेपरेट फ़ोर्स बनाएँगे, जिसका नाम होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स, सीमा सुरक्षा बल है। हमारे हिंदुस्तान में आज जो सबसे बड़ी सीएपीएफ्स हैं, उनमें 2 ये बड़ी हैं, सीआरपी बहुत बड़ी फ़ोर्स है और बीएसएफ बहुत बड़ी फ़ोर्स है। और बीएसएफ अगेन अ यूनिक फ़ोर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर जो हिंदुस्तान की है, बांग्लादेश से लगी हुई, पाकिस्तान से लगी हुई, उसको बीएसएफ मैन करती है। बीएसएफ इकलौती सीएपीएफ है, आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स है, जिसके पास तोपखाना है, वो आर्टिलरी रखते हैं अपने पास। मतलब मीडियम गन्स उनके पास में नहीं होती, लेकिन कुछ गन्स वो रखते हैं। बड़े मोर्टार्स उनके पास में होते हैं, 105 भी शायद वो फ़ील्ड करते हैं। और उससे बड़ी गन्स फिर आर्मी के तोपखाने के पास होती हैं। तो और बीएसएफ के पास एक एयर विंग है, वो लोग एयरक्राफ्ट्स भी उड़ाते हैं। इसके अलावा बीएसएफ ने सिर्फ बॉर्डर पुलिसिंग नहीं की है, हिंदुस्तान के 2 स्टेट्स में इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत बड़ा योगदान बीएसएफ का है। पहले पंजाब में जब मिलिटेंसी थी, आतंकवाद था, तब बीएसएफ ने बहुत वहाँ मेहनत की, बहुत काम किया। इनफैक्ट ब्लू स्टार में तो फ़ौज थी। ब्लू स्टार के बाद के जो ऑपरेशंस हुए हैं, ब्लैक टोर्नेडो वगैरह, उसमें जो स्वर्ण मंदिर में कार्रवाई हुई, उसमें एनएसजी के साथ में बीएसएफ भी थी। पंजाब के खेतों में जब आतंकवादी पूरा बिल्कुल आप कहते हैं हिंटरलैंड में पसर गए थे, तो वो खेतों को बीएसएफ ने भी कोम किया है पंजाब पुलिस के साथ में। जब पाकिस्तान को जब ये लगा कि वो पंजाब में अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता है, कश्मीर चला गया, वहाँ पर उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। बीएसएफ वहाँ भी आतंकवाद से लड़ी।
और बड़े बड़े टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज, गाजी बाबा वाज किल्ड बाय अ बीएसएफ कंटिजेंट, उसमें एनएनडी दुबे थे जो बीएसएफ के डीआईजी होकर के वो रिटायर हुए हैं जहाँ तक मुझे पता है। उस ऑपरेशन में उनको गोलियां लगी हैं और एक गोली एनएनडी दुबे के शरीर में आज भी है उस एनकाउंटर से। तो बड़े मतलब बहादुर ऑफिसर्स बीएसएफ के हुए हैं, बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ी। और बीएसएफ के साथ एक चैलेंज ये रहता है कि उनको दोनों चीज़ देखनी है, क्योंकि बीएसएफ जिन बॉर्डर्स को मैन करते हैं, उनके साथ एक ये है कि अब पाकिस्तान से तो अभी हमारा 2019 के बाद से इंटरनेशनल ट्रेड लैंड बॉर्डर से हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन या कम हो गया है वो, जैसे उस सिंदूर के टाइम तो पूरा ही बंद हुआ था। लेकिन बीएसएफ को जैसे बांग्लादेश बॉर्डर हो गया और जब पाकिस्तान के साथ ट्रेड चल रहा था तब, तो उनको बॉर्डर पुलिसिंग भी करनी है और उनको साथ में जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है इन देशों के साथ में, इसमें भी प्रोटोकॉल्स का पालन कराना होता है कि कोई ट्रक जा रहा है उधर, तो कोई कॉन्ट्राबैंड तो नहीं जा रहा है, कोई कॉन्ट्राबैंड हिंदुस्तान आ तो नहीं रहा है। पाकिस्तान से जो ड्रोन डिलीवरी पाकिस्तान करता है हमारे यहाँ ड्रग्स की, हथियारों की, उसको पकड़ना बीएसएफ का काम है। और इलेक्शंस वगैरह तो करके देते ही हैं वो। जी। ये एक बड़ी फोर्स है, तो 4 हो गए। इसके बाद सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये 1965 में बनाई गई थी, 69 में बनाई गई थी और ये एक बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेट के साथ बनी थी कि हमारे यहाँ हमारे जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं या हमारे हाई वैल्यू एसेट्स हैं, जैसे हमारी तेल रिफाइनरियाँ हो गई, हमारे ऐसे इम्पोर्टेंट पावर प्लांट्स हो गए जो हमने स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए हैं। हमारे ऐसे हमारी ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो गई जो सेंसिटिव प्रोडक्शन करती हैं, चाहे वो फौज के लिए हो जाए, चाहे वो हमारा जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं हमारे, हाई टेक्नोलॉजी का काम जहाँ होता हो, तो वो सीआईएसएफ को दिया गया है। तो वो इन सारी चीज़ों के लिए वो प्रिपेयर्ड हैं। केमिकल कोई रिस्क आ गया, न्यूक्लियर कोई इंसिडेंट होता है, इसकी ट्रेनिंग सीआईएसएफ के पास रहती है। हमारे सारे एयरपोर्ट सीआईएसएफ के पास हैं, दिल्ली मेट्रो सीआईएसएफ के पास में है। और सीआईएसएफ ने फिर इंटरनल सिक्योरिटी में भी सीआईएसएफ की बटालियनें हमने देखी हैं, वो भी लगी रहती हैं। और इलेक्शंस अगेन ये भी कराते हैं। फिर एक आप एमएचए के हिसाब से 7 आप यहाँ तक आपके 5 सीएपीएफ हो जाते हैं। जी। सीआरपी, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ। एमएचए के चार्टर के हिसाब से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भी वो गिन लेते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को अगेन हम स्किप करेंगे, लाइक वी स्किप्ड असम राइफल्स, बिकॉज अगेन एनएसजी का एक बहुत ही एक तो स्पेशल ऑब्जेक्टिव के साथ बनी हुई है। वो टेरर ऑपरेशंस और उसी तरह के ऑपरेशंस को देखते हैं और वो पूल की हुई फोर्स है। उसमें एसआरजी के जो जवान और अधिकारी होते हैं वो हमारे सीएपीएफ से आते हैं, जिनका काम होता है लॉजिस्टिक्स देखना, पेरीमीटर देखना। और जो एक स्पेशल एक्शन ग्रुप है, अच्छा एसआरजी के जवान बाय द वे जो ब्लैक हैट कमांडोज आपको दिखते हैं जो वीआईपी सिक्योरिटी में एनएसजी है, बहुत सारा काम अब सीआरपी को दे दिया गया है वो, लेकिन अभी भी एनएसजी के जवान दिखते हैं कई सारे वीआईपीज के साथ में आपको, वो एसआरजी के जवान होते हैं। फिर एक एसएजी है एनएसजी के अंदर, जो एग्जैक्ट मतलब इंटरडिक्शन और उस तरह की कार्रवाई करती है। जो आपने देखा होगा मुंबई हमला जो हुआ, तो जो हेलीकॉप्टर से जो एनएसजी के जवान उतर रहे हैं वो एसएजी के जवान हैं, तो वो सेना से आते हैं। तो और एनएसजी में फिर ये भी होता है कि उनकी ट्रेनिंग में कुछ आईपीएस लोग होते हैं और कुछ आर्मी के लोग होते हैं, और आर्मी और सीएपीएफ दोनों का पूल होता है। तो हम इससे अलग रखते हैं। 5 सीएपीएफ की हम बात करेंगे। तो इन 5 सीएपीएफ के रोल्स हमने बता दिए, उनकी हिस्ट्री हमने बता दी। अब समस्या क्या है? जी। समस्या ये है कि अच्छा, इन 5 सीएपीएफ की अगर आप स्ट्रेंथ मिला दो, तो यू कैन कंपेयर दैट नंबर टू दी आर्म फोर्सेस। 1 मिलियन 10 लाख जवान हैं। दुनिया में दुनिया में भारत के गृहमंत्री से ज्यादा जवान दुनिया का कोई मंत्री कमांड नहीं करता है। दुनिया में किसी भी इंटरनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के पास में 10 लाख जवान नहीं, हिंदुस्तान में है। तो वो एमएचए के अंडर आते हैं, अमित शाह जिसके मंत्री हैं। तो इन 5 फोर्सेस के साथ ये हो रहा था कि इन 5 फोर्सेस में जवान तो अपनी भर्ती से आते हैं, इनकी अपनी अपनी एग्जाम निकलती है सबकी। अच्छा। और फिर उसके बाद में इनके फिर कार्डर ऑफिसर्स आते हैं। कार्डर ऑफिसर क्या है? कार्डर ऑफिसर लीडरशिप के लिए ही लिए जाते हैं। ओके। लीडरशिप कहाँ से चालू होती है? इन 5 सीएपीएफ में इनमें असिस्टेंट कमांडेंट होगा या कंपनी कमांडर होगा इस रैंक पे, या इक्विवेलेंट ऑफ अ डीएसपी इन अ पुलिस फोर्स। तो उस डीएसपी रैंक से या कंपनी कमांडर रैंक पे या असिस्टेंट कमांडेंट रैंक पे ये ज्वाइन करते हैं। और ये ग्रुप ए सर्विस के होते हैं, अब तो यूपीएससी से लेते हैं इनको।
और ये एक बार सर्विस में आ गए तो फिर ये अपनी सर्विस में रह के दे राइज विद इन दी सर्विस। दिक्कत ये आ रही थी क्योंकि इन फोर्सेस का साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए अब वो एक पिरामिड होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे पोस्ट की संख्या कम है। तो ये तो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि हर व्यक्ति मतलब डीआईजी नहीं बन सकता, या हर व्यक्ति मतलब डीजी बीएसएफ बन के या डीजी सीआरपी बन के रिटायर नहीं, अब कहीं नहीं हो सकता। खबरगांव में भी अगर मतलब 50 लोग काम करते हैं तो टॉप पे एक ही तो पहुंचेगा। ये चीज यहाँ पे भी है। शिकायत ये रही है इन फोर्सेस के लोगों की, इन फोर्सेस के सीएपीएफ के अधिकारियों की, कि हमने क्या नहीं किया। जैसे बीएसएफ कहती है कि जो पुलिसिंग के काम से बाहर है ना, कच्छ में हम हैं, वो कहते हैं कि पुलिसिंग तो वो है ही नहीं, हमको आईबी को देखना है, पाकिस्तान को कंट्रोल करना है, तो पुलिसिंग से ऊपर है। और एक कन्वेंशनल वहाँ पे एडवर्सरी है पाकिस्तान, जहाँ पे लेकिन नेवी वहाँ पानी नहीं है उतना, तो नेवी नहीं है वहाँ पे, और वहाँ उतनी लैंड नहीं है तो आर्मी नहीं है, तो उस कीचड़ में बीएसएफ उतर रही है कच्छ के। इनका कहना है कि वो काम हम कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी हो गई, पंजाब में मिलिटेंसी हो गई, अभी हमारे एलडब्ल्यूई जो छत्तीसगढ़ ओडिशा है ना, जो एक रेड कॉरिडोर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करने के जो लोग सोच रहे थे, इनके मंसूबों को हमने क्वेल किया है, सीआरपी ने या बीएसएफ ने। तो इनका कहना है कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं, तो क्या हम इसके बदले में आपसे कुछ प्रमोशन मांग सकते हैं और कुछ हाइक मांग सकते हैं इन सैलरी, और वो भी हमको अलग से नहीं चाहिए, हमारे चार्टर में जो है। दिक्कत क्या आ रही है, एक व्यक्ति जो असिस्टेंट कमांडेंट लगा आज, हम मार्च के लास्ट वीक में 2026 में रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, वो 15 साल बाद भी हो सकता है कि वो आदमी आपको असिस्टेंट कमांडेंट मिले, सेम पोस्ट पे रहे, एग्जैक्टली सेम पोस्ट पे मिलेगा। ये हो रहा है। तो उनका कहना ये है कि बिल्कुल सैलरी तो, क्योंकि वेतन वृद्धि होती रहती है, लेकिन मोटिवेशन कहाँ से आएगा? करेक्ट है ना, आपका करियर प्रोग्रेशन अगर आप स्टेगनेंट हो तो आपका कुछ करने का मन कैसे करेगा? तो ये उनके मोराल को ये चीज बड़ी हिट कर रही है। और उनका ये भी है कि असिस्टेंट कमांडेंट से कमांडेंट ही बन पा रहे हैं कुछ लोग 13 साल में। अच्छा, कुछ ऐसे अधिकारी जरूर हैं जो असिस्टेंट कमांडर से कमांडेंट भी बन रहे हैं, और कमांडेंट के बाद फिर वो डीआईजी भी बन रहे हैं, आईजी रैंक तक, तो आईजी शायद नहीं बन रहे हैं। तो डीआईजी तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो डीआईजी हो रहे हैं सीएपीएफ में। आईजी वाली बात मतलब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो आप लोग ना कमेंट में लिख दीजिएगा, मैंने पहले ही कहा था ये मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस केस है। तो डीआईजी तो बन रहे हैं, तो उसमें उनका कहना है कि इतने बाद बन रहे हैं सर्विस ज्वाइन करने के बाद में, कि उस पद की जो पर्क्स हैं वो आप 1 या 2 साल आपने ली, करेक्ट, तो आप जिस बेनिफिट के साथ रिटायर हो रहे हो वो उतना बड़ा नहीं है अगर आपको उस करियर में सही समय पे प्रमोशन मिल जाता। और जो आखिरी दिन जिस दिन बेल्ट लगाया है आपने, लास्ट डे, उस दिन आपकी जो पर्क्स हैं और सैलरी, उसके हिसाब से आपके पेंशन बेनिफिट्स आते हैं। तो वो मतलब सर्विस के साथ भी, एलआईसी का है ना, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी, तो इनके साथ ये है कि वो दुख वो दोनों तरफ रहता है, रिटायरमेंट में भी रहता है। तो इस चीज को लेकर के हमारे सीएपीएफ के जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, वो 15 साल उन्होंने केस लड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा, और उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में फिर सरकार ने मतलब चैलेंज वैलेंज किया, नहीं सुना मामला, फिर से एक बार हाई कोर्ट आया, उसके फिर सुप्रीम कोर्ट गया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतलब मैं ये लीगल फाइट को स्किप कर रहा हूँ, सिंपल कर रहा हूँ, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय में किसी भी रूल को बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी नया लेजिस्लेशन लाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जो ये काडर ऑफिसर्स हैं सीएपीएफ के, इन 5 के, उन्होंने कहा कि ये ग्रुप ए सर्विस है, राइट। इन्होंने कहा कि आप मान जाओ कि जो सीआरपीएफ में चढ़ गया या जो बीएसएफ में चढ़ गया यूपीएससी पास करके, वो ग्रुप ए ऑफिसर है, और ग्रुप ए ऑफिसर जो है तो उनको फिर ओजीएएस, जो ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस के जो कानून है उनके ऊपर लागू होते हैं। तो ओजीएएस का लॉजिक बड़ा सिंपल है, हिंदुस्तान में देयर आर अपवर्ड्स ऑफ 60 सर्विसेज आई गेस ओजीएएस में आती हैं। तो आईएएस आईपीएस तो ऑब्वियसली ओजीएएस है, और बाकी फिर ओजीएएस जब आप हो जाते हो तो उसमें फिर एक वो बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है कि आप सेवा में इतने साल रहोगे, यू विल गेट द फर्स्ट प्रमोशन, सेवा में इतने साल रहे सेकंड, इतना साल रहे थर्ड। जैसे एक व्यक्ति जो आईपीएस बनता है,
आपने यूपीएससी निकाली, सबसे पहले डीएसपी लगोगे, डीएसपी लगे आप, डीएसपी लगोगे और कमिश्नर सिस्टम होगा तो आप एसीपी लगोगे। आप कुछ रैंक लाके आप आईपीएस हो गए, फिर आप उधर मसूरी जाते हो, आपकी ट्रेनिंग वेनिंग हुई, फिर सरदार पटेल अकेडमी आप गए, सॉरी मसूरी नहीं, सरदार पटेल अकेडमी, आप वहाँ से सीखे, फिर उसके बाद ज़िले में आप ट्रेनी लगे। उसके बाद फिर आप फिर जैसे ही आप पक्की सर्विस में आ गए, उसके बाद में फिर आप डीएसपी से आप एसपी बनोगे, फिर एसपी से एसएसपी, फिर उसके बाद में आप डीआईजी बनते हो, डीआईजी बनने के बाद फिर आईजी बनते हो, आईजी बनने के बाद फिर वो लैडर, मतलब एक आईपीएस अधिकारी के लिए संभव है डीजी बनना, और एक आईएएस अधिकारी जो लगा है जिले में उसके लिए संभव है सेक्रेटरी बनना, पॉसिबल है। नॉट दैट एवरी आईपीएस गेट्स टू बिकम अ डीजी इन अ स्टेट। हो सकता है वो डीजीपी ना बने, जो मेन बॉस होता है पुलिस का इन अ स्टेट, लेकिन वो डीजी रैंक तक के चले ही जाएंगे, है ना। डीजी होमगार्ड हो जाएंगे, डीजी अलग अलग डीजी जेल होते हैं, अलग अलग उनके होते हैं, वो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, और नहीं बने तो वो एक पोजीशन नीचे तक तो उनको जाना ही है, जाना है ना। तो वो तो इनका करियर प्रोग्रेशन बिल्कुल चार्टर के हिसाब से है कि जब साल उनके पूरे होते जाएंगे, उनका कुछ साथ में उनका अपार भी होती है कि जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट में अधिकारी ने, सीनियर अधिकारी ने क्या लिखा, थोड़ा सा वो और थोड़े से ईयर्स ऑफ सर्विस, आप प्रमोट होते जा रहे हो, आपके पर्क्स बढ़ते जा रहे हैं, आपकी सैलरी बढ़ते जा रही है, आपका नए तरह का काम आपको करने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये इनके साथ नहीं हो रहा है। ये हो सकता है कि दो लड़के, आप और मैं, अब तो दोनों सर्विसेज में जा रहे हैं, तो आप आईपीएस लग गए और आप डीएसपी बने आज, और मैं असिस्टेंट कमांडेंट लगा आज। हो सकता है कि 13 साल बाद हम सर्विस में मिल रहे हैं, आप मेरे को आईजी मिल रहे हो, हम साथ में थे, मैं सैल्यूट कर रहा हूं आपको, और मैं आज भी असिस्टेंट कमांडेंट हूं, जिसमें कोई किसी को, ये कोई ईर्ष्या की बात नहीं है कि जल रहे हैं सीएपीएफ के अधिकारी, आईपीएस क्यों इतना तेज जा रहे हैं और हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, बात नहीं है। उनका कहना ये है कि ये हम समझते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज, आपने यूपीएससी का एग्जाम निकाला है, सीएससी निकाला है, और आप क्रैक करके एग्जाम आए हो और आप एक बड़े पद पे आए हो, आपका एक करियर प्रोग्रेशन है, आपका ट्रैक है, उसमें हमको दिक्कत नहीं। हमारा जीरो क्यों है, या हमारा इतना डिफिकल्ट क्यों है, राइट। हमारी जो टॉप लीडरशिप है हमारे कार्डर से क्यों नहीं आ रही है। एक तो उनका ये कहना है, और फिर ऑब्वियसली जब वो लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो वो पद की बात कर रहे हैं, वो सैलरीज की बात कर रहे हैं, वो पर्क्स की बात कर रहे हैं, और मोटिवेशन की बात तो कर ही रहे हैं। ये मेन क्रक्स है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि नहीं ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये ग्रुप ए सर्विस के ही हैं बंदे, इनको आप दोगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको कर लेना, टाइम के साथ कर लेना। तो अब ये ऑब्वियस सी चीज है कि अगर आईपीएस अधिकारी सीपीएफ में जा रहे थे तो एक आदेश से बंद हो जाएंगे तो लीडरशिप क्राइसिस आ जाएगा, अधिकारियों की कमी हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया कि इतने टाइम में इसको धीरे धीरे आप आईपीएस कम करो और ले लो, सीपीएफ के कार्डर ऑफिसर्स को प्रमोट करना चालू करो। और उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया कि डीआईजी रैंक पे इतने, आईजी रैंक पे इतने। तो ग्रेजुअल सरकार अगर करती तो आज पहुंच जाते, सरकार ने किया ही नहीं। अब नहीं किया सरकार ने, तो जो लोग केस लड़ रहे थे, सीएपीएफ के जो सीनियर अधिकारी रिटायर्ड, वो कंटेम्प्ट में गए कोर्ट। अवमानना का मतलब होता है कि कोर्ट को शिकायत की जा रही है कि आपने जो न्यायपालिका का जो आदेश था उसको सरकार ने या किसी ने लागू नहीं किया। वहां गवर्नमेंट गई है और गवर्नमेंट ने कहा कि हम लेजिस्लेट करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो लेजिस्लेट करने के बारे में जो सोच रहे थे उसके लिए वो लेके आ गए हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बिल। अब ये बिल एक बात तो मानता है इनकी, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, जो उन्होंने डीआईजी रैंक के बारे में कही थी, वो मान ली सरकार ने। लेकिन सरकार ने क्या किया, आईजी में 50% आईपीएस पक्के कर दिए इन सीपीएफ्स। एडीजी रैंक पे 67%, 2/3 अधिकारी पक्के कर दिए। और जो और टॉप लीडरशिप है, जो डीजी बनेंगे इन पांचों फोर्सेस के, वो तो आईपीएस ही आएंगे। तो अब ये हो जाएगा, तो अब तो सीएपीएफ के अगर ये कानून बन जाता है, प्रेजेंट तो हो ही गया राज्यसभा में, तो उनका कहना है कि इसमें तो दिस इज द नेल इन कॉफिन, इसके बाद कुछ पॉसिबल, क्योंकि वो तो कानून ही बन जाए। इससे पहले क्या था कि उससे चल रहा था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चल रहा था, अब ये लेजिस्लेचर से कानून ही बन के आ जाएगा, तब तो दरवाजा बंद।
यानी कि सारी होप जो अभी हाँ, सीएपीएफ वाले लेकर चल रहे हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, वो उनकी खत्म हो डिमांड्स जाएगी बेसिकली। एंड इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, मतलब सीनियर लीडरशिप में आना मुश्किल। जैसे डीआईजी तो बनेंगे क्योंकि उसमें फिर इन्होंने जगह बना भी दी है, लेकिन फिर आईजी एंड अबव में उनको मुश्किल होगी। ओके, तो इज इट लाइक कि जो ये जो जजमेंट है, क्या हम इसको ऐसा समझे कि ये सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाकर बनाया जा रहा है? आपने कोर्ट की बात तो मानी है। एक बात मानी, अच्छा, एक बात मानी लेकिन डीआईजी वाली बाकी बात मानी। और बाकी चीजें नहीं मानी, तो ये ऐसा तो नहीं है कि जजमेंट के अगेंस्ट है, आप अपनी मनमानी करना चाह रहे हो क्योंकि आप सरकार हो? देखिए सर, लेजिस्लेचर के पास तो अधिकार होता है। देखिए, आप एक सीएपीएफ के अधिकारी से पूछेंगे तो वो ये बोलेगा जो आपने कहा कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट रही है, तो उनकी भाषा तो यही रहेगी। लेकिन क्या सरकार ये कर सकती है? आंसर इज यस, लेजिस्लेचर हैज द पावर टू लेजिस्लेट। तो अगर उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीजन आया है बट उनकी राय कुछ और है, तो वो कानून तो बना सकते हैं। उसको तो मैं नहीं बोलूंगा कि उनके पास वो हक नहीं है। एक सवाल ये आता है कि जब हम लोग टॉप लीडरशिप की बात कर रहे हैं, टॉप लीडरशिप सही दिशा में जा रही है तो कोई भी करे, क्या ही फर्क पड़ता है? तो यहाँ मैं समझना चाहती हूँ कि जब आईपीएस लीडरशिप करते हैं तो कैडर को किस तरीके की दिक्कत हो सकती है? क्या प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करनी पड़ती है जो कि ये डिमांड लेकर आ रहे हैं? उनको सबसे एक क्लियर कर दूं बहुत अच्छे से, अच्छा हुआ आपने ये पूछा। किसी भी मैं जब पढ़ता था, मैं कॉलेज मेरा दिल्ली का ही है और साथ के जामिया में था, तो कुछ लोग उसमें सर्विसेज में चले गए और कुछ लोग उसमें पुलिस सर्विसेज में हैं, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं और कुछ लोग फिर ऐसे सर्विस में भी गए हैं। सीएपीएफ में भी दोस्त लगे हुए हैं। तो अब मैं बीच में हूँ, है ना, पत्रकार। तो और इन सबसे अपनी बात होती है जो साथ के लोग हैं। किसी भी सीएपीएफ अधिकारी ने, जिनसे कम से कम मैंने बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको आईपीएस की लीडरशिप से प्रॉब्लम है, या उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको आईपीएस की जो लीडरशिप है वो हमको मिसट्रीट करते हैं या हमको इज्जत नहीं देते। ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरी एक दोस्त है, आईटीबीपी में है, और उन्होंने तो कहा कि आईपीएस तो हमारा बड़ा ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि उनके पास जो आईपीएस ऑफिसर, या कम से कम उसका अनुभव ये था, उसने कहा कि काडर ऑफिसर्स के लिए तो एक, मतलब वो हमेशा से आईटीबीपी में है। आईपीएस जब अधिकारी आईटीबीपी आता है तो उसको कुछ चीजें नहीं लगती है, वो कुछ बदलाव करने की कोशिश करता है और उसमें वो अनिवार्यतः जो उसके जूनियर्स होते हैं उनका उसमें कुछ वेलफेयर भी देखता है। तो उसने तो कैटेगोरिकली कहा कि आईपीएस लीडरशिप अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कहना बस ये है कि आप लीडरशिप आप भी करो, हमारी लीडरशिप एवेन्यूज का क्या हुआ है? हमारे लीडर, हम क्यों असिस्टेंट कमांडेंट रिटायर हो रहे हैं, या हम क्यों बुढ़ा जब पाँव कब्र में जा रहा है हम तब क्यों कमांडेंट बनते हैं 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए? या अगर कोई किस्मत से कोई मतलब डीआईजी बन रहा है तो वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। और उसमें भी एक शिकायत मुझको ये सुनने को मिली, मैंने कई कई सीएपीएफ अधिकारियों से बात की, उनका कहना ये है कि आईपीएस की एंट्री है उधर से, डीआईजी रैंक से थी अभी तक के। तो अभी तक ये हो रहा था, अब ये कानून बन जाएगा तो वो तो चेंज होगा। अभी तक ये हो रहा था कि डीआईजी से चालू किया है। तो डीआईजी जो इक्विवेलेंट होता है किसी सीएपीएफ के अंदर, वो सेक्टर कमांडर होता है। सेक्टर कमांडर क्या हो गया? आप सेक्टर कमांडर को आप समझो एक ब्रिगेडियर रैंक होगा वो आर्मी में। तो उस मतलब कम से कम 5-6 बटालियन होती है और उनके पास एक इलाका होता है जिसके वो बॉस होते हैं। तो अब लेकिन सेक्टर कमांडर को कहाँ बैठना पड़ता है? सेक्टर कमांडर को हो सकता है आइजोल बैठना पड़े। सेक्टर कमांडर को हो सकता है कि किसी इंटीरियर जो वहाँ जंगल में बैठा दिया है ना? मतलब एक हार्ड पोस्टिंग आती है। हार्ड पोस्ट, आइजोल कोई जंगल नहीं है, आइजोल इज अ सिटी। लेकिन उसका पॉइंट ये है कि यू आर वेरी फार फ्रॉम वेर यू केम। हो सकता है कोई दिल्ली से, बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से कोई अधिकारी बना आईपीएस, उसको कहाँ भेज रहे हो आप? नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल उधर शेले पे, एकदम लास्ट। एंड लाइकवाइज इधर भी हो सकता है, यू कैन गो टू द डेजर्ट वहाँ पे, या आपको जे.एंड.के में कहीं ऊपर बैठा दिया, बारामूला। तो आप थोड़ा परिवार से दूरी आ जाती है, बच्चे फिर कौन से स्कूल में डालोगे आप? लोगों की इच्छा रहती है दिल्ली पढ़ाओ। ये दिक्कतें आती हैं तो कतराते हैं। डीआईजी बन ये मतलब कई अधिकारियों को, अब अगर स्टूडियो आते तो वो खुद बता देते आपको। मेरे को, मुझे भी बोला और मैंने बाकी जगह पे उनके जो अपीयरेंसेस है उसमें भी सुना कि डीआईजी बनना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्टर कमांडर को हार्ड पोस्टिंग आएगी, दूर रहना पड़ेगा। बनना चाहते हैं आईजी। ओके।
क्योंकि आईजी जो होंगे वो किसी सेक्टर कमांडर से किसी बड़े शहर में, क्योंकि उनके नीचे नंबर ऑफ सेक्टर्स होंगे, और आईजी बनने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि वो कोई बड़ा शहर होगा, है ना, से शिलोंग, गुवाहाटी, कोलकाता, इस तरह के वो शहर होंगे, और उतने बड़े शहरों में सुविधाएं भी होती हैं और लाइफ थोड़ी सी कंपैरेटिवली कंफर्टेबल होती है। और शिकायत ये भी कम से कम मैंने बीएसएफ के अधिकारियों से तो ये सुना ही है, जो पहले बीएसएफ में रहे, उनकी शिकायत इवन ये है कि अच्छा, बीएसएफ का उदाहरण ले लेते हैं, डीआईजी रैंक पे आपने कुछ आईपीएस के लिए बनाया, आ नहीं रहे हैं, तो जो बच गई वो दे दो, वो भी नहीं दे रहे हैं। और ये भुगत के लोग मतलब बिल्कुल टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ सर्विस, रिटायर होने के पहले एक प्रमोशन मिलता है और रिटायर हो जाते हैं। तो सीएपीएफ की ये शिकायत बिल्कुल नहीं है कि आईपीएस की लीडरशिप ना हो या आईपीएस की लीडरशिप खराब है। उनका कहना है कि आईपीएस से भी लीडर्स आने दीजिए, हमको भी लीडरशिप का मौका दो। राइट। अच्छा, जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, कई बार इस बात को भी दोहराया गया कि गवर्नमेंट का कहना है कि आईपीएस ऑफिसर जो है वो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है। तो ये आर्ग्यूमेंट कितना प्रैक्टिकल है? जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ वी हैव सम फ्रेंड्स इन द सीएपीएफ, तो वैसे फिर पुलिस सर्विसेज में भी है, मैंने उनसे भी बात की। तो ऑब्वियसली मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि आपको समझना होगा सर्विस में है, और उन्होंने इन कॉन्फिडेंस मुझसे कुछ कहा है। तो आईपीएस जो अधिकारी हैं उनका कहना ये है कि आप इसको अपार्थिड की तरह मत देखो। राइट। आईपीएस अधिकारी जो हैं, जो हमसे बात कर रहे हैं, उनका सबसे पहला कहना है कि हम सीएपीएफ की जो डिमांड्स हैं उनको गलत नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि सीएपीएफ में जो करियर स्टैग्नेशन है, या जो एनएफएफयू का जो मुद्दा है कि अगर डेजिग्नेशन नहीं आ सकती तो सैलरी तो बढ़ाओ, बेसिकली एनएफएफयू का ये होता है। तो उनका कहना है कि हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको सैलरी दो। उनका कहना ये भी है कि उनको करियर भी स्टैग्नेट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर इन द सेम वेन आईपीएस अधिकारी ये भी कहते हैं कि सीएपीएफ में जितनी समस्याएं हैं वो आईपीएस की वजह से नहीं है, हमने आकर के उनका कल्चर खराब नहीं किया है, वो उनके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है जिस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। इट इज नॉट आवर डूइंग। जो उनका सबसे पहला ये है कि ये दिस इज नॉट सीएपीएफ वर्सेस आईपीएस। वो कहते हैं कि हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, हमने कुछ उनका बुरा नहीं सोचा और हम कुछ उनका बुरा चाहते नहीं है। पहली बात वो बोलते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत दिक्कत थी। एक टाइम बीच में डिम्पिका आ गया था कि सर्विसेज से ज्यादा सीएपीएफ में खुदकुशी के केसेस आ रहे थे। इतना स्ट्रेस, छुट्टी नहीं है और घर से दूर है पोस्टिंग, और जो छुट्टी है भी वो ले नहीं पा रहे हो आप। ये बड़ी दिक्कत थी सीएपीएफ में। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजों पर ध्यान देना चाहिए, बट वो आईपीएस की वजह से नहीं है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उनका कहना ये है, अच्छा दूसरा तर्क, पहला उनका तर्क ये है कि हमारी वजह से सीएपीएफ में दिक्कत नहीं आई है। दूसरा तर्क उनका ये है कि ऑल इंडिया सर्विसेज का जो आर्किटेक्चर था, जो सरदार पटेल ने जिसकी कल्पना की थी, सरदार पटेल को हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान को एक बनाने में उनकी भूमिका थी। एक बनाने के बाद सरदार पटेल ने उस तरह की व्यवस्था की प्रशासन में कि भारत एक रहे। तो ऑल इंडिया सर्विसेज को डिजाइन नहीं किया गया उस तरह से, इसलिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो फॉरेस्ट सर्विस, तो ये तीन सर्विसेज को हमने इसी तरह बनाया कि ये इनका चरित्र ही इंटीग्रेट करने का है। और वो क्या है, उनकी टेंडेंसी जिसको कहते हैं ना, सेंट्रिपिटल टेंडेंसी है। सेंट्रिपिटल का मतलब है कि वो जो पेरिफेरी है वहां से वो सेंटर की तरफ खींचते हैं पूरे स्ट्रक्चर को। कैसे? हमने अपने स्टेट्स में जो हम आईएएस भेजते हैं या आईपीएस भेजते हैं काडर में, हमने रूल बना रखा है कि बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट लोकल्स नहीं होंगे। ये कभी नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश के ही ऑफिसर्स बन रहे हैं। दिल कम फ्रॉम असम, दिल कम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, कुछ दिल्ली से हो सकता जाए, कोई हो सकता कोई साउथ से आए, और वो हिंदी सीखेंगे और वो हिंदी में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। कुछ एमपी के अधिकारी हो सकते हैं पर सब नहीं। फिर जो अधिकारी बनेंगे, आईपीएस के हों, आईएएस के हों, उनको अनिवार्यतः कभी ना कभी उनको सेंट्रल डिप्यूटेशन पे आना पड़ता है। सेंट्रल डिप्यूटेशन, कोई मिनिस्ट्री का काम उनको मिल सकता है, या सेंटर को कुछ काम रहता है, उनको किसी बोर्ड पे बिठाते हैं, किसी कंपनी में भेजते हैं, सेंट्रल डिप्यूटेशन। और सेंट्रल डिप्यूटेशन के बाद में दोबारा स्टेट भी जाते हैं। तो इनका काम है, ऑल इंडिया सर्विसेज का काम है हिंदुस्तान को एक ही रखना, चाहे किसी स्टेट में हो, चाहे रोल कुछ हो। तो वो कहते हैं कि सरदार पटेल ने जब कल्पना की थी ऑल इंडिया सर्विसेज की,
तो उन्होंने हमको जो चार्टर बना के दिया, तो आईपीएस को तब से बोला गया था कि यू हैव टू लुक आफ्टर देम। तो उन्होंने कहा कि हम किसी के, वी आर नॉट स्टेपिंग ओवर किसकी, मतलब उनका कहना है कि हम किसी के पांव पर पांव अपना रख नहीं रहे। हमको संविधान में, और हमको सरकार जो है उस समय की, जो सरदार पटेल की थी और अभी की, वो सारी सरकारें चाहती हैं कि हम लीड करें इन ऑर्गेनाइजेशंस को। तो हम किसी का हक मार थोड़ी रहे हैं, हमको ये काम दिया है सरकार ने। तो एक तो ये, और उनका कहना है कि जो सिविलियन लीडरशिप है हिंदुस्तान में, उसको प्रधान माना गया है, और मिलिट्री या पैरामिलिट्री लीडरशिप को हम पीछे ही रखते हैं। और उसका एक एग्जांपल है, जैसे जो सीडीएस होते हैं, वो परमानेंट चीफ होते हैं, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ना, तीनों चीफ्स की जो कमेटी है उनके वो परमानेंट हेड हो गए, और वो सेक्रेटरी भी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के, डीएमए। फिर भी भारत में एक रक्षा सचिव है, और सीडीएस की अगर किसी को एसीआर भरनी है तो रक्षा सचिव ही भरेगा। तो इससे उन्होंने, मुझे एक आईपीएस अधिकारी ने ये फोन पे कहा था, तो उन्होंने कहा कि इससे आप समझिए कि हिंदुस्तान एक सिविलियन लीडरशिप ही चाहता है फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, और उसमें सीएपीएफ भी आते हैं। तो जब ये हमारे संविधान निर्माताओं की और जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उनके डिसीजंस हैं, तो इसमें हमारे दिल में खोट क्यों ढूंढ रहे हो? फिर उनका अगला आर्ग्यूमेंट आईपीएस का है, और जो आईपीएस के वेलविशर्स हैं उनका है कि वी आल्सो हैव टू कोऑर्डिनेट विद द स्टेट्स। जैसे आईटीबीपी है, तो आईटीबीपी भाई बिल्कुल एलएसी पे तैनात है, लेकिन आईटीबीपी को जेएंडके की सरकार के साथ बात करनी है, भाई लद्दाख के सरकार के साथ बात करनी है, क्योंकि कुछ सिविलियंस भी तो रहते हैं, डीएम से बात करनी है, वहाँ के कप्तान से बात करनी है, उत्तराखंड से बात करनी है। ये आपका मतलब जो उनका एओआर है, एयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बोलते हैं, वहाँ पे जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ में काम, क्योंकि आप मिलिट्री का एक अलग ही टेंजेंट है, वो अपना काम कर रहे हैं जिस तरह से करना है, इनको स्टेट्स के साथ में कोऑर्डिनेट करना है। सेम विद बीएसएफ, तो बीएसएफ के जो से आईजी होंगे या डीजी बीएसएफ होंगे या डीआईजी भी होंगे सो टू स्पीक, तो उनको हो सकता है राजस्थान में जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनसे बात करना है, गुजरात में करना है, बंगाल में करना है, असम में करना है, त्रिपुरा में करना है। तो उन्होंने कहा कि अगर अलग-अलग काडर के अफसर होंगे, तो उनको कोऑर्डिनेट करने में आती है दिक्कत। एक एग्जांपल उन्होंने अपने, जो मुझको उन्होंने भेजा है लिख के, उसमें उन्होंने भेजा है कि मान के चलिए, एक एग्जांपल वो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट देते हैं, कृष्णा और कावेरी रिवर का। तो उन्होंने कहा 2 स्टेट्स की पुलिस है, अब दोनों स्टेट अपने-अपने पुलिस को भेजेंगे से एक डैम को या उसको स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई करने के लिए, कि यहाँ से पानी नहीं छूटने देना। एक स्टेट चाह रहा है, दूसरा स्टेट चाह रहा है कि पानी तो छूटेगा नहीं यहाँ से, तो बीच में किसी सीएपीएफ को भेजा, से सीआरपी को भेज दिया। अब अगर अलग-अलग काडर के होंगे, हो सकता है उनको समय लगे, लेकिन जो मुझे इन्होंने भेजा आईपीएस ने, है, मैं उनका लॉजिक दे रहा हूँ, मेरा नहीं है। उनका कहना है कि लेकिन अगर वो आईपीएस हुआ, तो क्या होगा, वो इस स्टेट ए के पुलिस कप्तान हो सकता है उसका बैचमेट हो सकता है स्टेट बी का जो पुलिस कप्तान है उसका बैचमेट है, और ये खुद भी आईपीएस है, तो ये तीनों फोन पे ही बात करके सॉर्ट कर लेंगे भाई, की करते हैं, है ना। मतलब जो एक हीट ऑफ द मोमेंट में जो चीजें होती है वो नहीं होंगी। फिर आईपीएस का ये भी कहना है कि जैसे सीएपीएफ जब आए, जब ये बहस आए, तो सीएपीएफ की तरफ से ये बड़ी एक जो सबसे आईपीएस को जो सबसे खराब बात लगी, क्या लगी, मैं बता देता हूँ। सीएपीएफ के अधिकारियों का कहना है कि जंगल में जब नक्सली गोली चला रहा है, तो कोबरा बटालियन का असिस्टेंट कमांडेंट गोली खा रहा है ना, है ना, गोली खा रहा हूं मैं, उनका कहना है, पर आदेश किसी आईपीएस का आ रहा है। और सेम वो आईटीबीपी में कहते हैं कि हो सकता है हम हाई ऑल्टीट्यूड वहां माउंटेन वॉरफेयर कर रहे हैं, है ना, तो रस्सी चढ़ रहा हूं मैं, पर आदेश कहीं से आ रहा है। ये सेम बाकी फोर्सेस, बीएसएफ में कहना है, बीएसएफ के पास तोप खाना है, तो बीएसएफ का तोप खाना है, तो आर्टिलरी फायर करना है उनको। से ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की आर्टिलरी ने फायर किया, ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने शहादत दी, बीएसएफ को मेडल आए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। तो उनका कहना है कि गोला चला रहा हूं मैं और आदेश कहीं से आ रहा है, या आने में भी आदेश प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत यह कि मैं जाके उस कुर्सी पे कभी नहीं बैठ पा रहा हूँ, उनकी शिकायत ये है। तो उनका सीएपीएफ के अधिकारियों का कहना था कि हम ये जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, से आर्टिलरी को हैंडल करना, माउंटेन वारफेयर करना, जंगल वारफेयर करना, आईपीएस को एक जनरल ट्रेनिंग दी गई है सरदार पटेल एकेडमी में, और थोड़ा उनको पढ़ाया गया है, और वो कानून के विशेषज्ञ हैं, लेकिन ये स्पेशलाइजेशन उनके पास नहीं है।
साहब आ गए, साहब ने आदेश भी दे दिया, पर साहब को एम्बुश लगाना नहीं आता। ये शिकायत है। अब आईपीएस में ऑब्वियसली उनको सुन के अच्छा नहीं लगा ये। उनका इस बात पे जवाब ये है कि ठीक है, हमको एम्बुश नहीं लगाना आता और हम आर्टिलरी नहीं फायर करते हैं, लेकिन आप सोचो कि आपका भी अगर डीजी बन जाएगा या आपका भी आईजी होगा, वो खुद गोला चलाने जाएगा या वो खुद रस्सी चढ़ेगा या वो खुद एम्बुश में जाता है? आपके अधिकारी भी लीड करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे और आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो उनका कहना है कि आईपीएस के पास में जो टैक्टिकल ट्रेनिंग की कमी आप बता रहे हो या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की आप कमी बता रहे हो, वो हो सकती है, बट दे हैव अ स्ट्रेटेजिक इंटेलेक्ट, है ना, वो बड़ी चीजों को समझने में अच्छे होते हैं, तो आपको उस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं यशोवर्धन आज़ाद को सुन रहा था। यशोवर्धन सर एमपी काडर के आईपीएस रहे हैं और उन्होंने एक बढ़िया टर्म इस्तेमाल किया था, लेकिन उनका कहना है कि हमारे इंटेलेक्चुअल कैलिबर पर आप शक मत कीजिए। ट्रेनिंग हमने भी ली है और हम भी जब कहीं पे तैनात किए जाते हैं तो हम उस सिखलाई के साथ आते हैं और उस हिसाब से काम होता है। उन्होंने, बहुत सारे आईपीएस अधिकारियों ने पूछा कि अगर सीएपीएफ के मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों का कहना ये है कि हमको तोपखाना नहीं चलाना आता या हमको रस्सी चढ़ना नहीं आता या हमको एम्बुश लगाना नहीं आता, तो वो पूछ रहे हैं कि फिर कोटा श्रीनिवास व्यास कौन थे? 1974 बैच के आईपीएस थे। इन्होंने 1989 में ग्रेहाउंड फोर्स बनाई थी और ग्रेहाउंड फोर्स वाज द रीजन कि आंध्र प्रदेश से नक्सल मूवमेंट खत्म हुआ, बाद में तेलंगाना से भी, क्योंकि वो एक ट्राई जंक्शन है। पास में स्टेट्स आते हैं, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। तो उस पैच पे नक्सलियों का बड़ा दिक्कत थी और तेलंगाना में एक बड़ी हिस्ट्री भी थी। तो जब आंध्र प्रदेश स्टेट था तो 1989 में पुलिस में से ही एक ग्रेहाउंड फोर्स बनाई गई। सबसे सक्सेसफुल जो एंटी नक्सल फोर्स हिंदुस्तान के इतिहास में हुई है वो ग्रेहाउंड है और एक आईपीएस ऑफिसर ने बनाई थी। वो सीआरपी से नहीं आते थे और जब सीआरपी को कोबरा बनानी थी इस तरह के ऑपरेशंस के लिए, तो ऐसे ही अधिकारियों को कंसल्ट करने के लिए बुलाया गया था कि आप हमको कोबरा सेटअप करने में हेल्प करो। आईपीएस ऑफिसर्स का ये भी क्वेश्चन है कि अगर हमको एम्बुश लगाना नहीं आता तो के विजय कुमार कौन थे? ये 1975 बैच के तमिलनाडु काडर के आईपीएस हैं। 2004 में इनकी टीम ने वीरप्पन को मारा और जो सैंडलवुड का स्मगलिंग वगैरह होती थी ये इनके टेन्योर में वहाँ पे कम हुआ। फिर इनको एडवाइजर बना के सरकार ने बुलाया। एलडब्ल्यूई में जब मोदी सरकार आई और इन्होंने कहा कि हो गया, बहुत हो गया, अब इसको खत्म करेंगे, तो इट वाज के विजय कुमार जिनको एक समय के लिए एडवाइजर रखा गया था कि कैसे करना चाहिए। तो आईपीएस लोगों का कहना ये है और उनके वेल विशर्स का कहना है कि ये जो 2-3 एग्जांपल्स कोट किए जा रहे हैं वो हमारे कैलिबर पे सवाल उठाने के लिए किए जा रहे हैं, बट हमने भी ऑफिसर्स दिए। इसके जवाब में सीएपीएफ के अधिकारी भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। सीएपीएफ के अधिकारी क्या बोल रहे हैं? उनका कहना यह है कि माना के विजय कुमार आपने दिया, ठीक है, और आपने ग्रेहाउंड्स भी आप ही के आईपीएस अधिकारी थे, है ना, कोटा श्रीनिवास व्यास उन्होंने दिया, सही बात है, लेकिन क्या हमारे अधिकारियों ने कभी पीछे हटे? जैसे मैंने बताया एनएनडी दुबे, वो गाजी बाबा के एनकाउंटर में वो थे, उनके अभी भी एक शरीर में गोली है और ऐसे वो कई दर्जनों ऑफिसर्स हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने शहादत दी है। मैं आपको सीआरपी बता रहा था 1965 वॉर में उन्होंने शहादत दी है। तो उनका और फिर अनेक ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशन राइनो जब चला असम में, उल्फा एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उनका वो असम को हिंदुस्तान से काट के अलग करना चाहते थे, तो इस तरह के उनके डिज़ाइन थे और असम के बाहर से जो आया है उसको जाना पड़ेगा। तो इन सब के खिलाफ फिर जब ऑपरेशन राइनो लॉन्च किया तो उसमें बीएसएफ और सीआरपी के लोग थे। तो उनका कहना है कि, और ये पूछ रहे हैं सीएपीएफ के लोग कि जब हमको पंजाब भेजा, जब हमको जम्मू कश्मीर भेजा, जब हमको असम भेजा या जब हमने गोली खाई है 1965 वॉर में, तब कहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी आई है? कभी किसी पुलिस कप्तान ने कहा कि बीएसएफ मेरे से कोऑपरेट नहीं कर रही है या सीआरपी मुझसे कोऑपरेट नहीं कर रही है? क्या कभी किसी आर्मी के जनरल ने कहा कि, क्या कभी किसी आर्मी के ऑफिसर ने कहा कि ये सुन नहीं रहे हैं सीएपीएफ वाले? उन्होंने कहा कि हम तो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, आईपीएस लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम पॉलिटिकल लीडरशिप के उनको उठना बैठना खाना पड़ता है उनके साथ में, क्योंकि जो लोकल सरपंच होगा या एमएलए एमपी होगा उनको
रखना पड़ता है साथ में, क्योंकि वरना फिर सिविलियन पॉपुलेशन का सपोर्ट ही नहीं होगा आपको। तो आप पंजाब या J&K की परेशान हो जाओगे, कर ही नहीं पाओगे काम। तो उन्होंने कहा कि ये जो इतिहास है, ये बात सही है कि आईपीएस कोऑर्डिनेशन में अच्छा हो सकता है, लेकिन ये कहां से आ गया कि सीएपीएफ वालों को कोऑर्डिनेशन नहीं आता? ये कहां दिक्कत आ गई? तो हो क्या रहा है ना, दोनों साइड से बहुत स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स हैं। और मैंने ऐसे सीएपीएफ अधिकारियों से, सर्विंग ऑफिसर्स से बात की है जिन्होंने कहा कि आईपीएस बढ़िया लीडरशिप देते हैं, और मैंने ऐसे आईपीएस अधिकारियों से भी बात की है जिन्होंने कहा कि सीएपीएफ की जो डिमांड है उनमें दम है। तो दोनों एक दूसरे का दुख समझ रहे हैं। मेरा एक पर्सनल उसमें मानना ये है डिम्पिका, और उसके साथ में हम ये भी करेंगे, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, थोड़ा ना चरम पे जा रहे हैं। एक जो एक कार्डर सिक्योरिटी वाला एक ये होता है कि एक ब्रदरहुड को आपको प्रिवेंट सिक्योर रखना है, उस मेंटालिटी से दोनों को बाहर आना पड़ेगा। राइट। जैसे सीएपीएफ अधिकारियों की शिकायत है, और ये आईपीएस लोग भी एक्सेप्ट करते हैं इसको, कि सरकार में पॉलिटिकल लीडरशिप और ऑल इंडिया सर्विसेज में आईपीएस की हेल्प इस चीज़ में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आईपीएस सीएपीएफ में नहीं जा पाएंगे तो जो 100-150 अधिकारी जो फ्री होंगे सीएपीएफ से, ये फिर मिनिस्ट्री में नौकरी ढूंढेंगे। और मिनिस्ट्री में एक बार ये घुस जाएंगे तो फिर ये आईएएस को अपनी पोस्टिंग में दिक्कत आएगी। तो इसलिए आईएएस का भी है कि भाई तुम वहीं रहो जो तुम्हारे पास है। अपार्ट ये उनका एक चार्ज है, और इस बारे में सोचना चाहिए लोगों को। मेरा माय 2 सेंट्स ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें एक पिरामिड बनता है, उसमें ये नहीं हो सकता कि आप सब लोग आओ और सब लोग प्रमोट हो। मैं पर्सनली जो ऑल इंडिया सर्विसेज में आईपीएस आईएएस का भी जो प्रमोशन मैट्रिक्स है, मेरी समझ से बाहर है। भाई आपने यूपीएससी क्लियर किया, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत सम्मान, आपको शॉल हम उड़ाएंगे और नारियल भी देंगे, बट आप लेवल 1 आए हो। इसके बाद में कुछ प्रमोशंस आपको मिलने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आपने अपना करियर दिया है, पेंशनेबल सर्विस तक आने चाहिए। लेकिन आप सीनियर लीडरशिप जाओगे या नहीं, उसमें आर्मी की तरह एक कर्नल थ्रेशोल्ड होना चाहिए। आर्मी क्या करती है, आर्मी में तो 75% लोगों को बाहर किया जाता है क्योंकि आर्मी मानती है यंगर लीनर मीनर, तो वो 75% ऑफिसर्स को हटा ही देते हैं। जो एक लेफ्टिनेंट बनेगा वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन सकता है, और लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद में 75 आउट ऑफ 100 विल गो आउट, और जो बच गए हैं वो भी ऐसे नहीं सर्वाइव कर सकते, उनको बोर्ड निकालना पड़ता है। तो मेडिकल बोर्ड निकालना पड़ेगा, प्रमोशन बोर्ड निकालना पड़ेगा, और बीपीटी निकालनी पड़ती है। एक बड़ा एग्जाम्स टाइप का होता है। जितने बोर्ड निकालोगे उतने प्रमोट होगे 1, और प्रमोट होने के लिए फिर आपको स्टाफ कॉलेज जाना पड़ता है, अब आर्मी वार कॉलेज जाना पड़ता है महू में, सीनियर लीडरशिप में फिर सैंडर्स भेजते हैं, विदेश से पढ़ के आना पड़ता है, तब आर्मी आपको प्रमोट करती है, तब आपको जनरल बनाती है। ये हमारे अनफॉर्चुनेटली ये बाकी सर्विसेज में नहीं हो रहा है। तो ये चीज अगर इंट्रोड्यूस हो जाए तो क्या होगा कि एक मेरिटोक्रेटिक सेटअप आएगा कि डिजर्विंग लोग ही। अभी क्या हो रहा है, सीएपीएफ में एक टैलेंटेड आदमी जाकर के 15 साल असिस्टेंट कमांडेंट ही है, और ऑल इंडिया सर्विस में एक एवरेज अधिकारी जाकर के तभी भी वो मतलब डीजी बन जा रहा है। तो इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है। एक जगह मेरिट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, और दूसरी जगह मेरिट को मौका देने की जरूरत है। ये बहुत ही मतलब आपने एक कम शब्दों में कंक्लूजन निकाला है कि बैलेंस बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, और इसकी पॉसिबिलिटी है। तो जो अभी तक हम देख रहे थे कि सीएपीएफ बिल को लेकर अभी तक जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो भी बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आईपीएस और सीएपीएफ एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो वो हमने आपको इस एपिसोड में क्लियर करने की कोशिश की कि दोनों का क्या क्या ओपिनियन है, क्या क्या मानना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो इस पूरे मुद्दे को सुलझा सकती हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें विदा कीजिए और बने रहिए खबरगांव के साथ। नमस्कार। थैंक यू सो मच।